बात करूं तो लिख लेते हैं बेटा एनुलिन सीरीज। इसके अंदर एनुलिन सीरीज के अंदर हम लोग इसके अंदर हमारे पास बेसिकली पहला तो आपके पास 4 मेंबर, 6 मेंबर, 8 मेंबर, 10 मेंबर, 12 मेंबर, ऐसा चलता रहेगा। और ये कभी इवन नंबर में होगा, ऑड नंबर में नहीं होगा। और वैसे केस में अगर आप लेट्स सपोज सबसे छोटे एनुलिन की बात करते हो, सबसे छोटा एनुलिन होता है तुम्हारा ये वाला जो 4 मेंबर की रिंग होती है। और चूंकि कॉन्जुगेटेड डाइईन तो ऑब्वियसली एक डबल बॉन्ड को छोड़ के एक डबल बॉन्ड पे होगा, एक सिंगल बॉन्ड बीच में आएगा, राइट। ये तुम्हारा पहला मेंबर है जो तुम्हारा एरोमेटिक है कि नहीं वो हमें डिसाइड करना है। फिर लेट्स सपोज दूसरा वाला क्या होगा, तो एनुलिन 6 होगा जिसको हम लोग कॉमनली जानते हैं बेंजीन के नाम से, राइट। ये तुम्हारा एनुलिन 6 हो गया। वैसे ही अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो ये तीसरा नंबर जो होगा वो एनुलिन 8 होगा, जिसकी लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन की थी। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था और एनुलिन 8 को देखा था। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। सो दिस इज योर एनुलिन 8 थर्ड नंबर। देन तुम्हारे फोर्थ नंबर पे आता है एनुलिन 10। एनुलिन 10 कैसा होगा, तो एनुलिन 10 कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है एनुलिन 10। अगर आप देखोगे तो यहाँ 10 मेंबर रिंग होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें भी सेम होगा वही कॉन्जुगेटेड डाइन, मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल रहेगा। तो ये दिस इज कॉल्ड एनुलिन 10। वैसे ही चौथे नंबर पे अगर सॉरी 5वें नंबर पे आते हैं तो एनुलिन 12 होगा। एनुलिन 12 कैसा होगा, तो एनुलिन 12 के अंदर आपका बेसिकली कभी भी तुम अगर ऐसा एनुलिन ड्रॉ करते हो ना, तो एनुलिन ड्रॉ करते दौरान इस बात का ऐसे ध्यान रखेंगे। देखो हो सकता है अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इससे ज्यादा मेंबर भी हो जाएगा, तो हम उसको करेक्ट कर लेंगे। हम एनुलिन बनाते जाते हैं 1 to 1। तो ये तुम्हारा रहा अगला वाला, ये रहा तुम्हारा अगला वाला। ये कितना मेंबर हो गया चेक करके देख लेते हैं। तो इसमें आ गया तुम्हारे नंबर 1 to 1 काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। दिस इज योर एनुलिन 18, राइट। ऐसे ही छठे नंबर पे आते हैं, इसे थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा तो इसलिए हम आगे बना लेते हैं इसको। 6 नंबर पे आते हैं और 6 नंबर पे इससे छोटा एनुलिन बनाते हैं। एनुलिन छोटा इससे कैसा बनेगा, तो देखो ध्यान से। सो दिस इज, चलो इसको पहले डबल सिंगल कर लेते हैं। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, राइट। दिस इज योर एनुलिन 18। एंड ये वाला कितना नंबर का होगा मेंबर का देख ले, चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। So this is your aniline 14. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया तुम्हारा, राइट। दिस इज योर एनुलिन 14, राइट। अब एनुलिन 16 भी बना सकते हैं इसमें। यस, एनुलिन 16 भी बन सकता है इसके अंदर। तो इसके अंदर 6 के बाद 7वें नंबर पे आते हैं। सारे कॉपी करते जाओ मेरे साथ। एनुलिन 12 हो गया क्या, 4 6 8 10 14 और ये तुम्हारा 18 है। 12 भी बना लेते हैं। तो 12 इसके अंदर कैसा बन सकता है यार, ये बहुत ही एग्जाम हॉल में काउंट कर लेना, ठीक है। काउंट करके आराम से पता चल जाएगा। मैं बता देता हूँ कि मेन फंडा क्या होगा इसके अंदर। मेन फंडा क्या होगा, एक जगह बस दिमाग में रखना है, बाकी दिमाग में रखने की जरूरत है नहीं। तो दिस इज योर एनुलिन 4, एनुलिन 4। दिस इज एनुलिन 6 जिसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। दिस इज एनुलिन 8, दिस इज एनुलिन 10, एनुलिन 18 और ये वाला है एनुलिन 14, राइट। बाकी अपने एग्जाम हॉल में काउंट कर लेंगे अपन। 12 13 14 आई मीन 12 16 दो बच गए बीच में, उसके स्ट्रक्चर्स एग्जाम हॉल में अपन आराम से देख के काउंट कर बता देंगे। हमारे पास आइडिया क्या होना चाहिए कि एरोमेटिक है तो क्यों है और एरोमेटिक सिटी कहाँ पे रहती है कहाँ पे नहीं रहती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पहला वाला जो एग्जाम्पल है एनुलिन 4 का, राइट। दिस एग्जाम्पल जो एनुलिन 4 वाला एग्जाम्पल होता है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ये हमें उस रूल से मिलता है 4n इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन से। 4n इक्वल्स टू 4 हो गया, n की वैल्यू 1 हो गई, n की वैल्यू 1 अगर हो जाती है तो एंटी एरोमेटिक हो जाता है। और इसका आइसोलेशन बहुत ही मुश्किल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ये एंटी एरोमेटिक सब्सटेंस आपको पता ही है बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते। तो वो तुरंत से क्या करते हैं, ये डायमेराइज हो जाता है, खुद को डायमेराइज करता है। डायमेराइज कैसे करता है बेसिकली, देखो होता क्या है, जब कोई चीज एंटी एरोमेटिक होती है ना तो उसके पास दो चॉइस होती है, या तो वो आउट ऑफ द प्लेन हो जाए
अगर वो आउट ऑफ द प्लेन हो गया तो वैसे केस में वो एंटी एरोमेटिसिटी को लूज करके नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। या तरीका होता है कि वो अपने आप को डायमेराइज कर ले। दो तरह से वो अपने एंटी एरोमेटिसिटी को लॉस कर देता है। रेजोनेंस को अवॉइड नहीं कर सकते आप, बिकॉज रेजोनेंस है तो है, वो तो होगा ही होगा। तो वैसे केस में अगर एंटी एरोमेटिक कोई सब्सटेंस है तो उसके पास दो चॉइस है, या तो डायमेराइज कर ले अपने आप को, जैसे एनिलीन 4 इज वन ऑफ द एग्जांपल, या फिर अपने आप को वो आउट ऑफ द प्लेन कर ले। अब आउट ऑफ द प्लेन होने के लिए मैंने आपको बताया था कि मेंबर कार्बन के ज्यादा होने चाहिए, 7 या 7 से ज्यादा, राइट। मतलब जो रिंग है वो 7 मेंबर या 7 मेंबर से ज्यादा होना चाहिए अगर वो मोनोसाइक्लिक है। एनुलिन हमेशा मोनोसाइक्लिक होते हैं, मतलब एक साइकिल ही होता है, उसके अंदर 2-3 साइकिल नहीं होते हैं। जैसे तुम यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये सारे सिंगल साइकिल में है, एक में भी मल्टीपल साइकिल नहीं है। तो वैसे केस में अगर मैं 4 मेंबर की बात करूं तो 4 मेंबर 7 से कम है। अगर 7 से कम है तो फॉर श्योर ये एंटी एरोमेटिक होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बताओ एनिलीन 4 क्या है, तो एनिलीन 4 इज एंटी एरोमेटिक। लेकिन अगर कोई बोलता है एनिलीन 4 क्या एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन सकता है, आंसर है हाँ बन सकता है, बाय डायमेराइजेशन। डायमेराइजेशन कैसे करता है ये तो सिंपल है, बेसिकली एनिलीन 4 ही रहेगा दो, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग यूज करते हैं आगे, और इसके 2 मोल ले लेंगे हम, और 2 मोल लेने के बाद ये अपने 2 मोल को आपस में ऐसे करके जोड़ लेगा और फाइनली ये ऐसा कुछ बन जाएगा, बाइसाइक्लो कंपाउंड बनेगा। ये बाइसाइक्लो कंपाउंड बन गया, और बाइसाइक्लो कंपाउंड में डबल बॉन्ड तुमको यहां यहां दिख रहे हैं, मतलब 2 साइकिल है सर, 2 कहां दिख रहे, 3 साइकिल हो गए, ट्राईसाइकिल हो गया, राइट, ट्राईसाइक्लो कंपाउंड हो गए। कितने कार्बन होंगे, 4 4 8 होने चाहिए, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो ये ट्राईसाइक्लो कंपाउंड हो गए, और ट्राईसाइक्लो के अंदर अब जो डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो दिस इज नॉन एरोमेटिक, राइट। सो दिस इज नॉन एरोमेटिक, वेयर एज जो तुम्हारा पहला था एनिलीन 4, दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो सर अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे, नॉन या एंटी, तो आंसर है एंटी करोगे। लेकिन अगर कोई पूछेगा क्या ये नॉन एरोमेटिक बन सकता है, तो आंसर है हाँ बन सकता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डायमेराइजेशन। वो आउट ऑफ द प्लेन होके अपने आप को नॉन एरोमेटिक नहीं करेगा, बिकॉज आउट ऑफ द प्लेन होने के लिए यू मस्ट हैव 7 या मोर मेंबर इन मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो यहाँ पर ऐसा नहीं। अब आते हैं 6 के ऊपर। तो 6 जो होता है वो एरोमेटिक होता है, बहुत ही फेमस है ये तो, क्योंकि बेंजीन ही बेस है बिहाइंड ऑल दी एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब शुरुआत यहीं से हुई थी हमारी, हम लोग यहीं से पढ़ना शुरू किया, एरोमेटिक का मतलब ही बेंजीन से स्टार्ट होता है। अगर मैं एल्यूमिन 8 की बात करूं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये टब स्ट्रक्चर बना लेता है, तो ये आउट ऑफ द प्लेन होके, ये आउट ऑफ द प्लेन होके क्या कर लेता है, ये आउट ऑफ द प्लेन होके एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन जाता है। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन जाता है, और इस तरह से हम इसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। तो कोई पूछेगा सर एक बात बताओ क्या ये एंटी होगा या नॉन होगा, तो आंसर ये नॉन होगा, ये एंटी नहीं होगा, ये नॉन होगा। अब आते हैं एनिलीन 10 के ऊपर। तो कायदे से तो इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो कायदे से इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गए सर, कैसे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और सारे के सारे कॉन्जुगेशन में है, राइट। तो मतलब यहां पर तो 4n+2 इक्वल टू 10 हो गया, इससे n की वैल्यू 2 आ गई। तो कायदे से इसको एरोमेटिक होना चाहिए, बिकॉज हकल रूल को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, सारे कार्बन sp2 है, प्लेन में है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इसको होना चाहिए एरोमेटिक, बट ये होता है नॉन एरोमेटिक। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इसके 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो बहुत ही क्लोज आते हैं, और जब ये हाइड्रोजन 2 बहुत ही क्लोज आ जाते हैं तो वैसे केस में ये शुरू कर देते हैं आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस करना, और जब ये स्टेरिक हिंड्रेंस करते हैं तो आउट ऑफ द प्लेन हो जाते हैं, और जैसे आउट ऑफ द प्लेन होते हैं तो ये बन जाते हैं नॉन एरोमेटिक। तो कोई पूछेगा सर एनुलिन 10 क्या है, तो मैं बोलूंगा नॉन एरोमेटिक है। सर एक बात बताओ, स्टेबिलिटी तो थी, अगर स्टेबिलिटी थी एरोमेटिक होने के बावजूद तो ये नॉन क्यों बना, तो आंसर है बेटा नॉन क्यों बना इसका, ये कोई बात नहीं बेटा, नॉन क्यों बना इसके पीछे का लॉजिक यही है, just because of two hydrogens are very close to each other, that is why they will start repelling, and once they will start repelling तो बॉन्ड हो जाएंगे आउट ऑफ द प्लेन, मतलब मॉलिक्यूल आउट ऑफ द प्लेन, एंड जैसे मॉलिक्यूल आउट ऑफ द प्लेन होगा तो फिर रेजोनेंस का पार्ट नहीं रह जाएगा, बहुत सारा कुछ। और आपको पता ही है रेजोनेंस आई मीन एरोमेटिसिटी होने के लिए प्लेन का होना जरूरी है, राइट। उसके बाद आते हैं अगले वाले पे एनुलिन 18 के ऊपर। तो 18 का मतलब हो गया कि पाई इलेक्ट्रॉन तो 18 हो गए, तो 4n+2 इज इक्वल टू 18 हो गया, इससे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर n की वैल्यू 4 हो गई तो मतलब है ये एरोमेटिक है। सर इसके हाइड्रोजन पास में नहीं आएंगे, नहीं, इनके हाइड्रोजन इतने पास में नहीं आते कि वो रिपेल करेंगे, क्यों, क्योंकि साइकिल बहुत बड़ा बन चुका है। जब साइकिल बहुत बड़ा बन जाएगा तो ये जो आपस में रिपल्सन है ये बहुत ही कम है, ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, और जिस कारण से ये आउट ऑफ द प्लेन नहीं होते हैं, ये एरोमेटिसिटी को होल्ड करते हैं, तो ये कंपाउंड जो होते हैं ये एरोमेटिक होते हैं, ध्यान रखना इस चीज का बेटा, ये एरोमेटिक है।
ठीक है भैया। उसके बाद अगला एनुलिन 14 की बात करते हैं। यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 14 हो जाएगी, तो 4n+2 इज इक्वल टू 14 हो गया, तो इससे n की वैल्यू 3 आ गई, तो ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक। सर क्या इसके हाइड्रोजन पास में नहीं आएंगे? नहीं, इसके भी हाइड्रोजन पास में इतने नहीं आएंगे कि ये रिपल्सन करके नॉन बन जाए, राइट। ये आउट ऑफ द प्लेन नहीं होते, ये इसी प्लेन में होते, बिकॉज वॉइड का साइज काफी बड़ा हो चुका है। यहाँ पे वॉइड का साइज काफी बड़ा हो चुका है, बट यहाँ पे वॉइड का साइज बहुत बड़ा नहीं है, इस कारण से ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाते हैं। तो इस केस में हम बोलेंगे सर ये क्या है, तो मैं बोलूंगा ये एरोमेटिक है। तो सर मतलब क्या हुआ इसके बाद? तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी हायर कार्बन, मतलब 8 या 8 से ज्यादा वाले एनुलिन आपको दिख रहे हैं, 8 एनुलिन या एनुलिन 8 से ज्यादा वाले, तो अगर वो एंटी है तो वो नॉन बन जाएगा बाय लूजिंग इट्स प्लेन, क्योंकि प्लेन लूज करना इज अ चॉइस। और अगर चॉइस है किसी अच्छाई की तरफ बढ़ने के लिए, चॉइस है किसी को एंटी से एरो बनने के लिए, तो एंटी से नॉन बनने के लिए, तो वो करेगा वो काम। लेकिन अगर इसके पास चॉइस है एरो से नॉन बनने के लिए, तो वो वैसे केस में ही बस करेगा, बाकी केसेस में नहीं करेगा। मतलब ये हो गया कि आज के बाद से कोई पूछेगा कि एनुलिन 4 क्या है, तो मैं बोलूंगा ये एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि ये चाह के भी अपना प्लेन लॉस नहीं कर सकता, बिकॉज 4 मेंबर रिंग है। उसके बाद एनुलिन 6 क्या है, तो आंसर है एरोमेटिक है। एनुलिन 8 क्या है, तो आंसर है इट इज नॉन एरोमेटिक बाय लूजिंग इट्स प्लेन। मैंने बताया ही था। ऐसे भी अगर कोई भी मोनोसाइक्लिक रिंग 7 या 7 मेंबर से ज्यादा से बने हुए हों, तो वैसे केस में कोई भी चीज एंटी नहीं रहेगा, वो प्लेन लॉस करके नॉन बन जाएगा, राइट। तो ये नॉन बन चुका है, मतलब 8 वाले नॉन हो गए। उसके बाद 8 के बाद आता है बेटा तुम्हारा 10। तो एनुलिन 10 जो होता है, ये तुम्हारा अभी जस्ट मैंने बताया कि ये होना चाहिए एरोमेटिक, बट होते हैं ये नॉन एरोमेटिक, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत पास पास में आते हैं, आउट ऑफ द प्लेन हो जाते हैं। उसके एनुलिन 12 होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, बट होता है ये नॉन बाय लूजिंग इट्स प्लेन। मैंने बताया ही था, कोई भी मोनोसाइक्लिक रिंग, और एनुलिन तो मोनोसाइक्लिक होते हैं, अगर वो एंटी वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो नॉन बन जाएंगे बाय लूजिंग इट्स प्लेन। सर यहाँ पे एंटी वाला कैसे कर रहे हैं, तो अभी अगर एनुलिन 12 है, तो मतलब एनुलिन 12 का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन 12 हो गया। अगर पाई इलेक्ट्रॉन 12 है तो 4n=12 वाला फॉलो कर रहा है, तो n=3 आ रहा है, तो मतलब ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट प्लेन लॉस करके ये नॉन बन जाएगा, बिकॉज ये मेंबर जो है, ये रिंग जो है, ये 12 मेंबर रिंग है, जो 7 मेंबर से ज्यादा है। उसके बाद 12 के बाद आता है 14 पे, तो ये हो गया तुम्हारा एरोमेटिक। फिर आ गया 16 पे, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। होना चाहिए था एंटी, बट हो जाएगा नॉन। उसके आते हैं 18 पे, तो ये हो गया तुम्हारा एरोमेटिक। फिर हो गया तुम्हारा 20, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। होना चाहिए था एंटी, बट हो गया नॉन। उसके बाद 22, तो ये हो गया तुम्हारा एरोमेटिक। मतलब ऐसे करके तुम आराम से डिसाइड कर सकते हो कि अगर कोई भी हायर एनुलिन, अगर कोई हायर एनुलिन एंटी बन सकता है, तो वो फिर वहां पर नॉन बन जाएगा। अगर कोई ऐसा जो कि एरोमेटिक है, तो वो एरोमेटिक ही रहेगा, एक्सेप्ट एनुलिन 10। सर 4 वाला नॉन एरो तो बन रहा है अभी बेटा, 4 वाला नॉन, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ एक्स्ट्रा कुछ। जहां एक्स्ट्रा बताता हूँ तो एक्स्ट्रा को पर बैठ जाते हो, गलत कर चले एग्जाम में। मैंने क्या बोला, अगर कोई पूछता है आपको तो आंसर बोलना है एंटी एरोमेटिक। अगर कोई पूछता है क्या ऐसा हो सकता है, तो आंसर है हो सकता है बाय डायमेराइजेशन। ये प्लेन लॉस नहीं कर सकता, बिकॉज इसके अंदर ज्यादा मेंबर रिंग नहीं है, तो प्लेन लॉस करना आसान नहीं है। कुछ फंडे बताता हूँ, उसके बाद आप लोग ट्राई करना। बेसिकली ये पहला वाला मॉलिक्यूल क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल में ये वाला बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दूं, राइट, तो वैसे केस में यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा माइनस। समझना ध्यान से बेटा। अब ऐसे में क्या है ना, ये फ्यूज्ड बॉन्ड्स हैं, मतलब ये रिंग के साथ फ्यूज्ड एक डबल बॉन्ड है। तो इसमें क्या करें सर, तो अगर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस। अब जब यहाँ आया प्लस, तो मैं इस रिंग के बिहाफ पे बोल सकता हूँ ये एरोमेटिक है कि नहीं है। मैं इस रिंग के बिहाफ पे बोल सकता हूं कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। सर कैसे? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने रिंग में, अगर आपका पूरा, लेट्स सपोज कोई बोलता है बताओ ये कंपाउंड क्या एरोमेटिक है कि नहीं है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, अगर मान लो लेट्स सपोज उसके बाहर हमने यहाँ पे OH लगा लिया, तो ऑब्वियसली ये कंपाउंड एरोमेटिक है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये एरोमेटिक अल्कोहल है, राइट। ये एरोमेटिक अल्कोहल है। मैं इसको नीचे बना देता हूँ। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर आ गया, क्योंकि इसके अंदर जो हमने बोला कि भैया ये जो बना है ये बेंजीन रिंग से बना हुआ है, और ये चूंकि अल्कोहल है, इस कारण से ये अल्कोहल है, राइट। ये अल्कोहल है, एरोमेटिक अल्कोहल है, फिनॉल है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो वैसे केस में हम रिंग के बिहाफ पे बोल रहे हैं कि हाँ ये पूरा कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। तो वैसे ही अगर यहाँ पर कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा कंपाउंड तुमको दिख जाए, तो आप अपने मन से शिफ्टिंग करो, और शिफ्टिंग करने के बाद देखो ये प्लस माइनस कहाँ आ रहा है। सर अगर हमने उल्टा शिफ्ट कर दिया, तो बेटा अगर उल्टा शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, कि उल्टा शिफ्टिंग में क्या होगा, उल्टा शिफ्टिंग में कोई फायदा ही नहीं होगा। क्यों नहीं फायदा होगा सर? ऑब्वियस सी बात, अगर तुमने उसको उल्टा शिफ्टिंग कर दिया, लेट्स सपोज ऐसा शिफ्टिंग कर दिया ऐसा, तो कंपाउंड कैसा बनेगा, तो कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा। अगर कंपाउंड बनेगा ऐसा, तो ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या फायदा हुआ तुमको?
ये कंपाउंड तो अब एंटी एरोमेटिक हो गया ना। वैसे अगर मैंने ऐसा शिफ्ट करा जैसे हमने यहाँ कर रखा है, तो अगर हमने वैसा शिफ्टिंग करा तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, इस तरह होगा, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। अब ये जो माइनस है ये मेरे पार्ट नहीं है, मेरा पार्ट तो ये है, बिकॉज इतना दूर से मैं डिसाइड करूंगा एरोमेटिक है कि नहीं है। ये वाला पार्ट डिसाइड क्यों नहीं कर रहा सर? इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज दैट पार्ट इज नॉट इन रेजोनेंस इवन, और अगर है भी मान लो तो रिंग के बाहर है, तो रिंग के बाहर की बात नहीं करेंगे। आड़ी बात समझ में? रिंग के अंदर की बात करेंगे। तो रिंग के अंदर वो दिख रहा है डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, तो मतलब ये 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, n इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मतलब हो गया ये एरोमेटिक हो गया, राइट। लेकिन यही चीज 99% बच्चे कर लेते हैं, राइट, और ये हो जाता है गलत। गलत क्यों हो जाता है समझना। गलत इसलिए हो जाता है कि तुम शिफ्टिंग नहीं कर सकते ऐसे। अगर तुम शिफ्टिंग कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि जहां पे शिफ्टिंग चल रही है उनके बीच में एक फाइनाइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो आप शिफ्टिंग नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन sp2 है, ये भी sp2 है और ये कार्बन भी sp2 है। अगर ये दोनों कार्बन sp2 है तो आप किधर की तरफ रिंग शिफ्ट बॉन्ड शिफ्ट करोगे? आप हमेशा बॉन्ड उधर की तरफ शिफ्ट करते हो जहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। बट चूंकि दोनों sp2 है, दोनों में परसेंटेज s सिमिलर है, दैट इज 33.33%, तो वैसे केस में आप चाह के भी शिफ्टिंग नहीं कर सकते बिकॉज दोनों तरफ तुमको सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिख रही है। अगर तुमने इधर की तरफ शिफ्ट किया इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अगर तुमने इधर की तरफ किया मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। बट हमें पता है दोनों में से कोई ज्यादा कम नहीं है, दोनों बराबर है। तो वैसे केस में मैं ये शिफ्टिंग अवॉइड करूंगा, मैं शिफ्टिंग नहीं करूंगा। अगर मैं शिफ्टिंग नहीं करूंगा तो जो भी यहाँ पे मैं कर रखा हूं ये सब के सब क्या हो जाएंगे? गलत। मतलब हम ये काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। तो मतलब ये हो गया कि एरोमेटिक तो ये नहीं है, एंटी भी नहीं है, तो ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक हो गया। आ रही बात समझ में? सर एक बात बताओ, ये दो बॉन्ड अगर काउंट कर लिया, दो दो चार बॉन्ड हो गए, चार पाई बॉन्ड का मतलब हो गया सर ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। अरे पागल, ये पाई बॉन्ड तुम काउंट नहीं कर सकते बिकॉज वो साइकिल के अंदर का पाई बॉन्ड नहीं है, साइकिल के बाहर का पाई बॉन्ड है, आप उसे काउंट नहीं कर सकते। सबको क्लियर है वाला? क्या ये सबको क्लियर है? तो क्या शिफ्टिंग करेंगे आप लोग? क्या आप लोग शिफ्टिंग करना पसंद करेंगे ऐसे केसेस के अंदर? क्या आप लोग शिफ्ट करना पसंद करेंगे ऐसे केसेस के अंदर? नहीं, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे बेटा, बिल्कुल। अब अगर आप लोग शिफ्टिंग नहीं करेंगे तो मतलब ये नॉन एरोमेटिक हो गया। लेकिन इस वाले में कर सकते हैं, मजा आ गया इसको देख के तो। क्यों? अरे वाह सर, ये वाला यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, इस पे माइनस चार्ज अच्छा भी होता है, इस पे प्लस चार्ज अच्छा होता है, तो मतलब ये हो गया एरोमेटिक। परफेक्ट। सर यहां पे बताओ सर, तो यहां अगर हम शिफ्टिंग करते हैं तो शिफ्टिंग तो इधर की तरफ ही होगी। सर क्यों? शिफ्टिंग इधर कर लिया तो मजा नहीं आएगा सर। अगर हमने इधर कर लिया तो कार्बन पे माइनस आएगा, ये पूरा रिंग एरोमेटिक हो जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। बेटा ऐसा नहीं कर सकते आप ऐसा नहीं करोगे। हमेशा शिफ्टिंग कहां करोगे? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर यहां पे बात करें तो ये वाला कार्बन sp2 है, ये वाला कार्बन ये वाला ऑक्सीजन जो भी है, sp2 है sp3 तो बात की बात है, ये कार्बन sp2 है, ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, राइट। तो वैसे केस में अगर मैं शिफ्टिंग कर रहा हूं तो मैं ऑक्सीजन की तरफ ही करूंगा या तो नहीं करूंगा। सर अगर मैं ऐसे कर लूंगा तो जुगाड़ काम चल जाएगा सर, इधर कर लूंगा तो क्या होगा ना सर, ये रिंग बन जाएगा आपका एरोमेटिक सर और मजा आ जाएगा सर। नहीं कर सकते सर ऐसा। क्यों? वो क्या बनेगा वो बात की बात है, याद रखना बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाद में क्या बनेगा वो बात की बात है, अभी क्या चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है, बात समझ लेना। सर अगर ऐसे शिफ्ट कर देंगे तो मजा आ जाएगा, नहीं कर सकते वो काम। सर अगर मैं मुंबई चला गया ना मैं स्टार बन जाऊंगा। हाँ बन जाओगे, लेकिन यहां से मुंबई जाने में ही पता चला, किसी ने बोला तुम यहां से मुंबई जाएगा तो स्टार बन जाएगा, बट यहां से मुंबई जाने जाने तक हो सकता है तुम्हारा कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तू। आंसर नहीं जाऊंगा सर, भले ही वहां जाके स्टार बन जाऊंगा बट बीच में अगर एक्सीडेंट का डर है तो मैं नहीं जाऊंगा। सिमिलर फैशन में यहां पर भी है, बाद में क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है, अभी करने से क्या हो रहा है ये आगे भी काम का आएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग, जब कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा कि बाद में क्या होगा, उस पर फोकस नहीं करेंगे, अभी क्या करने से क्या हो रहा है उस पर फोकस चलेगा हमारा। तो वैसे केस में ये शिफ्टिंग नहीं करेंगे। अगर हम शिफ्टिंग नहीं करेंगे, शिफ्टिंग किया तो एंटी बन जाएगा, लेकिन शिफ्टिंग नहीं करेंगे तो क्या रहेगा? नॉन एरोमेटिक रह जाएगा। तो मतलब दोनों कट गए। यहाँ पे सर, यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं पॉसिबल है। क्यों? ये भी sp2 ये भी sp2 पॉसिबल ही नहीं, तो मतलब ये दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे शिफ्टिंग क्या करोगे? कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ। सर Cl को भगा दो सर, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। कैसे भगा दोगे भाई? सिग्मा बॉन्ड तोड़ना कितना आसान है,
एरोमेटिसिटी इतना भी बड़ा स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है बेटा, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि बेंजीन रिंग से ज्यादा स्टेबल कौन है, साइक्लोहेक्सेन, है कि नहीं। तो एरोमेटिसिटी दुनिया में सबसे स्टेबिलिटी है ऐसा कुछ नहीं है। कंपाउंड जितने भी है तुम्हारे पास हैं उसमें से ऑब्वियसली तुम्हारा जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बॉन्ड तोड़ने के बाद कुछ होता है, और बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी तो गेन करेगा मॉलिक्यूल, और जब मॉलिक्यूल एनर्जी गेन कर लेगा सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में, तो वैसे केस में मॉलिक्यूल ऐसे ही अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्यों करना वो एनर्जी वाला काम, क्यों करना। बॉन्ड तोड़ना इतना आसान नहीं होता, मतलब ये कुछ नहीं करेगा, ये चुपचाप नॉन एरोमेटिक रहेगा, बैठा रहेगा। ठीक है भाई। अब इसमें क्या करेंगे सर, तो इसमें तुम शिफ्टिंग किधर करोगे, तुम करके देख लो, पॉसिबल ही नहीं है। शिफ्टिंग करके देख लो, पॉसिबल नहीं है। इधर करोगे तो इधर भी दिक्कत है, इधर करोगे इधर भी दिक्कत है। अगर तुमने इधर करा तो ये बन जाएगा एंटी, ये बन जाएगा, है ना। अगर सॉरी ये बन जाएगा एंटी, इधर करोगे तो ये बन जाएगा एरो, ये बन जाएगा एंटी। तो एक एरो एक एंटी, काम नहीं बना भाई। दोनों या तो एरो हो या दोनों नॉन एरो हो, एंटी बनाने का सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज एंटी इज लाइक माइनस एंड एरो इज लाइक प्लस। अगर मैंने ऐसे शिफ्टिंग करी तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, मतलब एंटी रह गया। तो इस कारण से हम वो काम नहीं करेंगे। अगर हम वो काम करेंगे तो हम अल्टीमेटली एंटी एरोमेटिक बना रहे होंगे। तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे एरोमेटिक नहीं, नॉन, यस, एंटी एरोमेटिक नो। कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। शिफ्टिंग जो मैंने यहाँ बनाया वो तो काट दो, मतलब ये शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं होगी, ये शिफ्टिंग नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने यहां शिफ्टिंग कर दिया तो मजा आ जाएगा। सर कैसे, अगर मैंने इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा, तो यहां पर अब दोनों का फायदा है। दोनों का फायदा का मतलब यहां पे आ गया प्लस चार्ज, यहां आ गया माइनस चार्ज, ये भी बन गया एरोमेटिक और ये भी बन गया एरोमेटिक। इसको बोलते हैं फ्यूज रिंग केस। अब ये फ्यूज रिंग है, तो अगर ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक, ऐसा करने से इतना मजा आ गया, मतलब दोनों एरोमेटिक हो गए, तो बिल्कुल होगा ये काम। और एरोमेटिक होंगे, नॉन नहीं, एंटी भी नहीं। यहां पर क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों, दोनों सेम है। अब तुमने इधर की तरफ भी शिफ्ट करा तो एक बनेगा एंटी एक बनेगा नॉन, आई मीन एक बनेगा एंटी एक बनेगा एरो। तो एंटी प्लस एरो मिलके एंटी इंटू एरो मिलके एंटी रहेगा। तो मतलब हम एंटी बनाना चाहते नहीं है। अगर हम एंटी बनाना नहीं चाहते हैं तो एरो भी नहीं रहेगा, नॉन एरो हो जाएगा, एंटी भी नहीं रहेगा। यहां पर तो पूरे रिंग में रेजोनेंस नहीं चल रहा, यहां रेजोनेंस चल रहा है, बट यहां पे तो ये दोनों, ये वाला पूरा पार्ट ही मिसिंग है। अगर ये पार्ट ही मिसिंग हो गया तो वैसे केस में क्या करेंगे, वैसे केस में हम इसको कैटेगराइज नहीं करेंगे उस तरह से, क्योंकि शिफ्टिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर शिफ्टिंग कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, बिकॉज शिफ्टिंग करने का मतलब होता है दोनों डिफरेंट हो। दोनों डिफरेंट तो नहीं, एबीएसपी एबीएसपी, देखो या तो दोनों डिफरेंट हो या दोनों का फायदा हो, तभी आप शिफ्टिंग करना फ्यूज रिंग के अंदर। जैसे यहां देखो, दोनों का फायदा हुआ और दोनों डिफरेंट थे, काम चल गया। यहाँ दोनों का फायदा हुआ, काम चल गया। यहाँ पे किसी का फायदा नहीं हो रहा था, नहीं काम चला। यहाँ पे किसी का फायदा नहीं हो रहा था ना, कहीं नहीं काम चला। यहाँ पर क्या हुआ कि इसका फायदा तो होगा, लेकिन शिफ्टिंग क्यों करोगे, डिफरेंस ही नहीं है। ये भी sp2 ये भी sp2, बिना डिफरेंस के शिफ्टिंग का एक ही मतलब है, क्या, दोनों का फायदा हो रहा हो। यहां पर एक का तो फायदा होगा, एक का फायदा नहीं होगा। तो वैसे केस में हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको हम लोग नॉन की कैटेगरी में डाल देंगे, नॉन की कैटेगरी में डाल देंगे। मतलब अगर दो फ्यूज रिंग हैं तो हम तभी शिफ्टिंग करेंगे जब दोनों का फायदा हो। अगर दोनों का फायदा नहीं है तो आप ये काम नहीं करोगे। चाहे तुम कहीं भी देख लो, यहां भी दोनों का फायदा हुआ है, ऑक्सीजन को माइनस चार्ज मिला और इसका फायदा हुआ, है ना। यहां पर किसी का फायदा नहीं हुआ, इसको तो फायदा मिला बट इसका कुछ नहीं हुआ। यहां पर देखो, यहां पर कुछ होना था नहीं, बिकॉज रिंग, आई मीन बिकॉज बॉन्ड तोड़ना इतना आसान नहीं होता, बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है। यहां पे किया तो एंटी एरोमेसिटी अपन लीड कर रहे हैं, एक का वो काम नहीं करेंगे। यहां पे दोनों का फायदा हुआ, कर दिया वो काम। यहां पे किसी का फायदा नहीं हुआ, एक का फायदा एक का नुकसान, तो नहीं करेंगे वो काम। यहां पर भी एक का फायदा एक को कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे एज इट इज, नॉन कर देंगे। सर एक बार फिफ्थ वाला समझा दो, फिफ्थ वाला। बेटा यहां पर बॉन्ड तोड़ोगे तब तो यहां प्लस चार्ज आएगा, बट बॉन्ड तोड़ना इतना आसान नहीं होता। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान थोड़ी है, हम ऐसे सिंपली बॉन्ड थोड़ी तोड़ देंगे। अभी किसी केमिकल रिएक्शन की बात चलेगी तब तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं है ना। अभी यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं है ना। सर ऐसे तो फिर फर्स्ट में भी फायदा हो रहा है, नहीं फर्स्ट में कहां फायदा हो रहा है बताओ, इस वाले का फायदा हो रहा है, इसका क्या फायदा हो रहा है, एक का फायदा हो रहा है। यहां पर दोनों के रिंग एरोमेटिक हो रही हैं तो ये काम करेंगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक का एरोमेटिक हो रहा है, एक के साथ कुछ नहीं हो रहा, और चार्ज डेवलपमेंट अलग हो रहा है। और चार्ज डेवलपमेंट आपको पता ही है, एक तरह का टेंशन है। ठीक है, सबको क्लियर है। हाँ प्रायोरिटी को बिल्कुल देंगे, लेकिन प्रायोरिटी को देंगे बेटा, देखो दो डिफरेंट टाइप हो गए। एक तो हो गए सिंपली एटम लगा हुआ है बाहर, समझाता हूं।
सर दोनों का फायदा हो रहा है, इरेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है तो भी, हाँ बिल्कुल तब करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तब फायदे पे जाएंगे बिल्कुल। सर एक बार थर्ड बता देता हूँ, पर साइड चार्ज डेवलपमेंट तो 7 में भी हो रहा है, पर आपने बताया कि एरोमेटिक इज नॉट दैट डोमिनेंट फैक्टर। 7th में हो रहा है, वेयर इज 7th, 5 6 7, हाँ डेवलपमेंट हो रहा है बिल्कुल, लेकिन दोनों के पास क्या आ रही है, एरोमेटिसिटी आ रही है, दोनों के पास एरोमेटिसिटी आ रही है ना, तो इससे स्टेबिलिटी क्या है, एक्सट्रीमली ज्यादा होगा भाई, दो की एरोमेटिसिटी एक साथ तुम निकाल रहे हो, अगर एक बॉन्ड को तोड़ रहे हो, कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे इस काम को। बाबू देखो, इसको अलग कैटेगरी में रखो और इसको अलग कैटेगरी में रखो, बात समझो। इसको अलग कैटेगरी का मतलब, अगर कभी भी रिंग के बाद डबल बॉन्ड से कुछ लगा हो, जो लगा हो, अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और अगर उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से कोई फायदा हो रहा हो, किसका, उस रिंग का, तो आप वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे यहां फायदा हो रहा था तो हमने ट्रांसफर किया, यहां फायदा नहीं हो रहा था तो हमने ट्रांसफर नहीं किया। सर दिख तो रहा है किया आपने, नहीं किया बेटा, तब तो नॉन रहा ना, नहीं किया, इसको नहीं किया हमने, ठीक है। यहां पे फायदा नुकसान की बात ही नहीं है, बिकॉज दोनों सेम है, तो यहां नहीं करेंगे, यहां पे होगा नहीं, बिकॉज सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा नहीं। यहां पर अब ये अलग केस है, ये अलग केस की तरह लो इस टर्म को, इनको अलग केस की तरह लो। यहां पे दो फ्यूज रिंग है, अब इस फ्यूज रिंग में तभी हम बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे जब कभी भी हमें क्या मिलेगा, दोनों रिंग एरोमेटिक होते हुए दिखेंगे। यहां पे शिफ्टिंग करा तो दोनों रिंग एरोमेटिक नहीं हो रहे हैं, यहां शिफ्टिंग करा दोनों रिंग एरोमेटिक हो रहे हैं, यहां शिफ्टिंग करा दोनों रिंग एरोमेटिक नहीं हो रहे हैं, यहां शिफ्टिंग करा दोनों एरोमेटिक नहीं हो रहे हैं, तो मतलब हो गया कि हम ये काम नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। यहां पर तभी शिफ्टिंग करेंगे जब दोनों रिंग एरोमेटिक हो रहे हों, और ये मोस्टली कहां मिलेगा तुमको पता है, ये मोस्टली तुमको जब कभी भी डिफरेंट रिंग्स होंगे तभी आपको ये मिलेगा, वो भी यही वाला केस है सामने तुमको दिख रहा है। कभी भी अगर सिमिलर रिंग्स दिख गए तो 100% वो नॉन एरोमेटिक है, वो 100% नॉन एरोमेटिक है। सिमिलर रिंग नॉन एरोमेटिक, सिमिलर रिंग नॉन एरोमेटिक, डिफरेंट रिंग एरोमेटिक हो सकता है, चेक करना पड़ेगा, डिफरेंट रिंग मैं बोला चेक करना पड़ेगा। यहां पर इतना दूर रेजोनेंस ही नहीं है, कैसे करेंगे यहां पर। और ये वाला केस अलग है, यहां पे क्या है, रिंग के बाहर जो लगा है उसको डिफरेंट होना पड़ेगा तभी ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, या तो इधर शिफ्ट होगा या तो इधर शिफ्ट होगा, वो डिपेंड करेगा कि सामने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस है या मोर है। ऑब्वियस सी बात है, कार्बन के बाद लगा है तो ऑब्वियसली कार्बन से ज्यादा ही कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कम तो बहुत ही रेयर है, कम तो ऐसा कोई है ही नहीं जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो फॉस्फोर हो, चाहे सल्फर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कोई भी हो फॉर दैट मैटर, 100% अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो मतलब वो रिंग से बाहर की तरफ ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा और अगर उससे रिंग को फायदा हुआ तब ये काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और वो भी बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने का केस वहां नहीं बनेगा जहां पे कि कार्बन ही बाहर भी लगा हुआ है। तो ये दो डिफरेंट केस की तरह लो, इसको अलग केस की तरह लो और इसको अलग केस की तरह लो, ठीक है। ये दो फ्यूज रिंग हैं और ये फ्यूज रिंग नहीं है, ये फ्यूज रिंग के साथ एक बॉन्ड है, रिंग के साथ एक बॉन्ड फ्यूज्ड है। आ गई बात समझ में। तो प्रायोरिटी वाइज की बात नहीं बेटा, इसको अलग की तरह लो, इसको अलग की तरह लो, बिल्कुल कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, बट केस दोनों फ्यूज्ड का ही है, ठीक है पार्थ। चलिए पहला वाला एरोमेटिक, ओके। बेसिकली अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आप ओवरऑल पेरिफेरी को देखो, तो 1 2 3 4 5 मतलब ऐसे चल रहा है, तो 2 4 6 और पूरे में रेजोनेंस है, हाँ है, तो ये हो गया तुम्हारा एरोमेटिक। सिमिलरली यहां पर देखो 2 4 6 8, अभी 8 हो गए, तो वैसे केस में ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 और बीच में यहाँ देखो इनमें कहीं पे रेजोनेंस है ही नहीं, दो दो बॉन्ड का गैप है, राइट, ये दो दो बॉन्ड का गैप है, तो मतलब ये हो गया नॉन एरोमेटिक। यहां पर देखो, अब इस वाले में क्या करना होता है, इस वाले में जो बाहर की तरफ आपको दिख रहा है ना ये वाला, इसको इग्नोर कर दो, इसको भूल जाओ, ये ऑक्सीजन है ऐसे तो, याद रखना कुछ बच्चे क्या करते हैं इसके लोन पेयर को भी रेजोनेंस में लेके ले आते हैं, वो मत करना, उसको भूल जाओ, उसको इग्नोर मारो। अगर उसको इग्नोर मार दिया तो क्या बच गया, तो बच गया भाई 2 4 6 8 10, तो मतलब हो गया ये एरोमेटिक हो गया। सर यहां पर हाइड्रोजन नहीं करेगा रिपेल, ये तो जस्ट लाइक एनुलिन 10 हो गया, नहीं बेटा यहां हाइड्रोजन नहीं करेगा रिपेल, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं, वहां पे कौन आ चुका है, ऑक्सीजन आ चुका है, तो अगर ऑक्सीजन आके वहां पे बॉन्ड बना चुका है तो इस कारण से अब वो बन गया एरोमेटिक। तो इस कारण से अगर कभी भी एनुलिन 10 को नॉन से एरो बनाना हो तो इस तरह से फ्यूज करना होता है बीच में कोई एटम। सिमिलरली यहां पे देखो, अब वो वाला फाइट ही अवॉइड हो गया, तो मतलब ये भी हो गया एरो,
यहाँ पे देखो वो वाला फाइट ही अवॉइड हो गया, तो एरो। यहाँ देखो एरो, ये तो बहुत ही फेमस एरो है। इस वाले में अगर मैं बात करूं तो मैं इसको अगर यहाँ की तरफ शिफ्ट करता हूं तो मजा आ गया, क्यों? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो वैसे केस में ये क्या बन गया प्लस, ये क्या बन गया माइनस, तो ये प्लस है तो मतलब ये क्या हो गया एरो। ठीक है, सबने कर लिया। सर जो को रेजोनेंस में नहीं लाते इसलिए ना क्योंकि ऑक्सीजन को आपने दूसरा है, हाँ दूसरे प्लेन में है, बिल्कुल बिल्कुल दूसरे प्लेन में है, आउट ऑफ द प्लेन हो चुका है। नहीं कुछ बच्चे इतना दिमाग लगाते नहीं है ना, वो क्या करते हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर को भी ले आते हैं इसमें रेजोनेंस वगैरह में, और फिर दिमाग खराब करते रहते हैं अपना। हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स बन सकते हैं सब हमने निपटा दिए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है इंटीजर टाइप में, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक इन नेचर, 4 5 10 15 बना देंगे, उसमें से 2 3 4 एग्जांपल आई मीन आंसर होगा, तो काउंट करना आपको आना चाहिए, इसी में से कोई एग्जांपल फॉलो करेगा, ये जितने भी हमने अभी कराए हैं उसी में से एग्जांपल तुम्हारे आ जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर नहीं आता, कभी नहीं आज तक आया तो आगे क्या आएगा। अब आते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, तो लिखो हेडिंग बेटा, हेडिंग लिखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। एप्लीकेशन ऑफ, तो इसके अंदर जो पहला एप्लीकेशन है आपका, द फर्स्ट एप्लीकेशन, द फर्स्ट सेकंड छोड़ो, मैं आपको सीधा बोलता हूं अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर, ऐसा लिख रहा हूं मैं, और मैं किसका ऑर्डर पूछूंगा वो बगल में लिख दूंगा। अब क्या ऑर्डर है वो बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहला क्वेश्चन लिया, अब ये मान लेते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ LA है, और ये वाला बॉन्ड लेंथ है, इसका बॉन्ड लेंथ LB है, तो यहां पर आपको बताना है कंपेयर बॉन्ड लेंथ। यहां पे लेट सपोज ये बॉन्ड A है और ये बॉन्ड B है, आपको करना है कंपेयर। ये लेट सपोज A है और ये लेट सपोज B है, यहां भी कंपेयर करना है, कंपेयर बॉन्ड लेंथ। अगेन ये A बॉन्ड है, ये B बॉन्ड है, कंपेयर डायपोल मूवमेंट। ये रेट R1 है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, ठीक है, कंपेयर करना है रेट। कंपेयर करना है रेट। नहीं ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन का आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है, वो बाहर की तरफ ही होता है। चलो एनीवेज यहाँ पर देखो, बेसिकली वो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक प्लेन में सब कुछ है और ऑक्सीजन ऐसे बाहर की तरफ है, ऐसे। हाँ अगर ऐसा करे, ऐसा किया जाए कि मतलब ऑब्वियसली उस वो जो कार्बन से कनेक्टेड है वो sp2 कार्बन है, अगर ये कार्बन तुम्हारा sp2 कार्बन है तो यहाँ पे जो तुम्हारे लोन पेयर हैं इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन के, तो वो लोन पेयर के लोब ऐसे निकले हुए होंगे और लोन पेयर के लोब ऐसे निकले हुए होंगे, ऐसे मतलब इस प्लेन में तो आ गया बट एक लोब ऐसे निकला हुआ है बाहर की तरफ। सर अगर वो आउट ऑफ प्लेन हो जाता तो कंपाउंड को प्लेनर नहीं बोल पाते, तो उसको एरोमेटिक कैसे बोलते? नहीं ऐसा नहीं बेटा, मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये बेसिकली क्या होता है ना, ये जो एग्जांपल्स हैं, ये जो एग्जांपल्स हैं, ये जो एग्जांपल्स हैं बेसिकली देखो, आप लोग अभी जो केमिस्ट्री पढ़ते हो ना उसमें केमिस्ट्री आपके 0 और 1 में चलती है, मतलब कुछ चीज होती है या तो नहीं होती है, राइट। बट जब आप केमिस्ट्री को रियल सेंस में पढ़ोगे उसके लिए तुमको एक बुक सजेस्ट करता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, टाइम मिले तो पढ़ना उसको। दिस बुक जो इन जनरल कभी टीचर तुमको सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, समय निकालना पड़ेगा और बहुत अच्छे से ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पढ़ने के बाद बहुत सारे मास्टर भी नहीं समझते। इसका नाम है पीटर साइक्स, इसको पढ़ना कभी। तो होता क्या है, कोई भी चीज ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कोई भी केमिस्ट्री के अंदर 0 1 में नहीं होती है। हम लोग कोई चीज की एनर्जी को एनर्जी देखते हैं, रेजोनेंस एनर्जी इसको बोलते हैं, आगे इसका टॉपिक आने वाला रेजोनेंस एनर्जी करके। तो रेजोनेंस एनर्जी अगर एक्सेप्शनली किसी चीज की हायर हो गई, और वो हायर कितनी होगी उसका एक रेंज होता है, उस रेंज में अगर फॉल करती है तो हम उसको बोल देते हैं एरोमेटिक। अब उसी में कोई चीज ज्यादा ज्यादा एनर्जी के साथ है तो मतलब वो बहुत ज्यादा एरोमेटिक है, कोई कंपेरेटिवली कम है लेकिन तुम्हारे लेवल पे क्या है, या तो होता है या तो नहीं होता है, तो तुम ज्यादा कम नहीं बोल सकते। ऐसे बोल रहे ना बेंजीन इज अ वेरी गुड एरोमेटिक कंपाउंड, जस्ट इट इज जस्ट एग्जांपल, सबके लिए एक तरह से एग्जांपल सेट हो चुका है कि बेंजीन इज वन, बेंजीन बेंजोइड थिंग ऑल आर हाईली एरोमेटिक इन नेचर। व्हाई हाईली, व्हाई दे आर सो फ्रीक्वेंट एग्जांपल, जस्ट बिकॉज उनका जो वो रेंज है वो अच्छे से फॉल करते हैं उसमें। बाकी चीजें भी एरोमेटिक हैं बट इतनी भी ज्यादा एरोमेटिक नहीं है, इतनी कम एरोमेटिक नहीं, ऐसा होता है।
तो वैसे ही केस में जब तुम ये एग्जांपल लेते हो, चार कंडीशंस डिफाइन करते हो ना, तो वो जो उस रेंज वाले रेजोनेंस एनर्जी वाले होते हैं कंपाउंड्स, वो उन चारों कंडीशन को सही सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। देखा जाता है कि ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो उन्हीं चारों कंडीशन को फिर बना दिया गया एज अ रूल कि अब भाई ये चार कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा वो इन जनरली उस रेंज में फॉल करेगा, और जो उस रेंज में फॉल करेगा वो एरोमेटिक हो जाएगा। बात समझ रहे हो? इसलिए कोई चीज थोड़ा अगर उस रूल को थोड़ा कम फॉलो कर रहा है, कोई थोड़ा ज्यादा फॉलो करता है, तो वो रेंज में आसपास वेरी करता है। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई चीज सबकी एरोमेटिसिटी स्केल सेम ही है। जैसे तुम सब आईआईटी क्वालिफाई करोगे, सारे आईआईटीएन बन जाओगे, लेकिन कोई एक होगा जो सीएस ब्रांच लेगा कंप्यूटर साइंस आईआईटी बॉम्बे के अंदर या आईआईटी चेन्नई के अंदर, और कोई एक ऐसा होगा जो बायोटेक्नोलॉजी लेगा जाके आईआईटी पटना में। दोनों आईआईटीएन ही होंगे, बट अंतर क्या होगा, रैंक का बहुत डिफरेंस हो जाएगा। एक ट्रू आईआईटीएन, नहीं दोनों ट्रू आईआईटीएन ही है, बट एक ऐसा होगा जो लिटरली ग्रेट सेंस में है, वो सपना है, वही सपना लेके आप लोग निकले भी थे आगे। आईआईटी पटना में बायोटेक करने के लिए तो आगे नहीं निकले थे फॉर श्योर। तो अगर आप निकले हो आईआईटी बॉम्बे में सीएस करने के लिए, या फिर फॉर दैट मैटर गुड आईआईटीज के अंदर अच्छे ब्रांच लेने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है वो आप बोलोगे ये स्टैंडर्ड था जो हमने सेट किया था। अब उसके लिए क्या क्राइटेरियाज होती है, बच्चे तेज होने चाहिए, बच्चे को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, बच्चे का सारे एग्जाम में मार्क्स अच्छे होने चाहिए, इंटरनल टेस्ट अच्छा देना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये सारे 4-5 कंडीशन जो, और थोड़ा दिमाग से शार्प होना चाहिए, ये 6-7 कंडीशन जो सेटिस्फाई करते हैं वो आईआईटीएन बन जाते हैं। बात समझ रहे हो? और सच में ये सातों कंडीशन जो सेटिस्फाई कर लेते हैं वो आईआईटीएन बन जाते हैं। अब उसमें भी अच्छा कौन बुरा कौन, वो तो क्वेश्चन है ना। सबको समझ में आया क्या बात? तो पीटर साइज का भी पढ़ना, तुम्हारे व्यूज थोड़े से ना अलग होंगे केमिस्ट्री को लेके फिर, लेकिन ये बुक अगर समझ में आए तभी पढ़ना, नहीं तो इसके बहुत सारे सेटबैक्स भी हैं। मतलब कुछ चीजें तो ऐसी हो जाएगी तुमको लगेगा नहीं ये तो नहीं है, इसके हिसाब से तो नहीं है, बट तुम्हारे आंसर्स में यस है, जस्ट बिकॉज वही है, यस और नो वाली बात है तुम्हारे लाइफ में। सर आप हमेशा बायोटेक्नोलॉजी की मिसाल क्यों देते हो? आप में से कोई बायोटेक तो नहीं कर रहा है ना आगे? अगर कर रहा है तो वो अलग चीज है। रोस्टेड नहीं रे, मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रहा यार, मैं तो एक बात बता, आप में से कोई चाहता है कि आईआईटी पटना में जाकर बायोटेक करने का? अगर किसी का सपना बायोटेक करने का है तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, अच्छा है, बायोटेक का फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन तब आईआईटी बॉम्बे में करो ना बायोटेक यार, या आईआईटी मद्रास में करो ना। चलो एनीवेज, तो ये ध्यान रखना बेटा कि कोई चीज इतना टू द पॉइंट अगर हम रूल्स को फॉलो करने जाएंगे तो फिर रेंज में फॉल करना शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, इसका शॉर्टकट क्या है, अगर कभी भी ऐसा तुम्हें दिख जाए ये एनिलीन 10 जैसा था, उसके हाइड्रोजन चूंकि रिपेल कर रहे थे, इस कारण से वो नॉन एरोमेटिक हो गया था, उस कंडीशन को हमने यहाँ पर इसको लगा के अवॉइड कर दिया। अब ये वो वाला सिचुएशन खत्म हो गई, वो रिपल्सन वाला फाइट खत्म हो गया। तो इस केस में जब कभी भी ऐसा हो तो आपको पेरीमीटर देखना है, मतलब पेरिफेरियल चीजें देखनी है, पेरिफेरी पे क्या चल रहा है, ये जो बोलेगा वही मेरा आंसर होगा। इस बीच में क्या रहा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इस बीच में क्या रहा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये पेरिफेरी क्या बोलता है उससे मतलब होगा। पहले एलवी की बात चल रही है, ठीक है, तो अपन यहाँ पे अगर इसको ऐसे करते हैं, है ना, तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया। यहाँ पे अगर करते हैं तो क्या होगा बताओ, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस आएगा, कोई फायदा होगा क्या? नहीं फायदा होगा। यहाँ पे फायदा होगा, हाँ फायदा होगा। जैसे फायदा होगा मतलब क्या कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। अगर ये हमेशा ऐसा ही रहेगा तो मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होंगे, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा। सर यहाँ पे ये हमेशा ऐसा ही क्यों रहेगा? ऐसा ही इसलिए रहेगा बिकॉज ऐसा होने से ये एरोमेटिक बन जाएगा, और जब एरोमेटिक बन जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इस कारण से ये ऐसा ही रहेगा। तो वैसे केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होंगे, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होंगे। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम होता है, तो मतलब हो गया LA की वैल्यू LB से ज्यादा होगी। क्या इसमें किसी को कोई हैरानी परेशानी? इसमें कोई देखो माइनस और ये रहा प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, राइट, तो A मोर देन B। बॉन्ड ऑर्डर पूछा है ना, सॉरी, तो बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे चूंकि बॉन्ड एज इट इज डबल बॉन्ड बना रहेगा, यहाँ पे टूटेगा डबल बॉन्ड ताकि एरोमेटिक हो जाए। तो अगर डबल बॉन्ड एज इट इज बना रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो गया इसका, तो मतलब बी का बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बी इज मोर देन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए। माइनस प्लस करते हैं तो इसका कोई फायदा होगा? नहीं फायदा होगा। तो ये कसम खा लेगा कि भाई हम इसको ऊपर लेके नहीं जाएंगे। सुन लो ध्यान से बेटा, अगर ये बॉन्ड टूट गया तो इसका लॉस हो जाएगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो ये कसम खा लेगा कि भाई हम ये काम ना कर रहे, मतलब डबल बॉन्ड मेरा एज इट इज बना रहेगा, कोई नहीं, कोई माइका लाल ऐसा नहीं जो इसको हटा दे। तो मतलब क्या, यहाँ डबल बॉन्ड बने रहेंगे। वेराज यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली आराम से रेजोनेंस में जाएगा, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ। तो मतलब ये हो गया कि भाई साहब
ये वाला जो बी का बॉन्ड लेंथ है वो कम रहेगा, ये बॉन्ड लेंथ ए का ज्यादा रहेगा, बिकॉज ये डबल बॉन्ड फिक्स हो गया है। ये अगर हिला तो भैया गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए फिक्स हो गया है और यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एंटी एरोमेटिसिटी का केस बन ही नहीं रहा। तो वैसे केस में सर अगर ऐसा कर दे तो इसको उल्टा दे, तो बेटा उल्टा नहीं सकते आप। क्यों नहीं उल्टा सकते? बिकॉज ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना होता है, ऑक्सीजन से इधर की तरफ नहीं लाते अपन। क्यों नहीं लाते? ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर अगर ऐसा कर दिया तो ये एरोमेटिक बन जाएगा। सर नहीं करेंगे, मैंने क्या बोला, बाद में क्या होगा उसके लिए अभी नहीं सोच सकते, अभी इस स्टेप में क्या हो रहा है ये देखना है, होने के बाद क्या होगा बात की बात है, पहले इस स्टेप में क्या हो रहा है। तो इस स्टेप में ये हो रहा है कि आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन लेस की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, जो गलत है, जो गलत है। तो इस कारण से अपन क्या बोलेंगे, तो अपन बोलेंगे भैया यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होगा, रेजोनेंस होगा, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा यहाँ का तो बॉन्ड लेंथ इसका कम होगा, तो मतलब ये LA की वैल्यू LB से कम हो जाएगी। सिंपल। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, अब अगले वाले पे आ जाओ, अब अगले वाले पे आ जाओ। इस वाले में यहाँ से यहाँ ब्रेक कर देते हैं, इस वाले में यहाँ से यहाँ ब्रेक करने का कोई फायदा होगा, हो सकता है अगर रिएक्शन होगी तो हो सकता है, बट यहाँ पे तो बिना रिएक्शन के ही फायदा है भाई। एक तो पहला स्टेप जो मैंने लिया वो भी अच्छा लिया, क्यों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूं। दूसरा जो उससे हुआ वो तो और अच्छा हुआ, क्या हुआ? एरोमेटिसिटी आ गई। तो मतलब ये हो गया, ये वाला हमेशा प्लस माइनस के फॉर्म में बना रहना चाहेगा, और ये वाला हमेशा नहीं रहेगा उस फॉर्म में। तो अगर चार्ज डेवलपमेंट ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली डायपोल मूवमेंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इस कारण से डायपोल मूवमेंट ऑफ ए will be more than dipole moment of B. सिंपल। अगले वाले में आता हूं। यहां पर देखो बेटा, अगर ये गया, अब रिएक्शन चल रही है, अब रिएक्शन चल रही है, इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा SN1 रिएक्शन। आगे पढ़ेंगे 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। SN1 रिएक्शन हो रही है जो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो मतलब रेट ज्यादा होगा, और ये जो बॉन्ड टूटेगा, अब रिएक्शन हो रही है, सर आपने बोला था बॉन्ड नहीं टूटता, बॉन्ड टूटता है अगर रिएक्शन होती है तो अगर रिएक्शन होगी तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, और जब यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो ये कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल है, बिकॉज ये एरोमेटिक बन चुका है, और जब एरोमेटिक बन चुका है तो वैसे केस में बिल्कुल ये काम करेगा। तो मतलब ये रेट R1 का ज्यादा होगा R2 से, क्योंकि यहां भी बॉन्ड तो टूटेगा, क्योंकि टूटना पड़ेगा, रिएक्शन होनी है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबलाइज नहीं हुआ क्योंकि रेजोनेंस नहीं था। तो इस कारण से रेजोनेंस नहीं था, एरोमेटिसिटी नहीं थी, तो इस कारण से इसका रेट कंपैरेटिवली स्लो होगा, इसका रेट कंपैरेटिवली फास्टर होगा। आगे पढ़ाऊंगा कि रेट ऑफ SN रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू SN1 इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? और ऑब्वियसली कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या हुआ? तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद एरोमेटिक हुआ, कार्बोकेटाइन बनने के बाद एरोमेटिक नहीं हुआ। सर आपने तो कार्बोकेटाइन बना के दिखाया ही नहीं। बेटा ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस होती है, मैंने आपको बताया था रिएक्शन के टाइप्स में मल्टी स्टेप रिएक्शंस, ये मल्टी स्टेप होती है, जो जहां पिछले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है वो हम दिखाते नहीं है यहाँ पर। अगर हम मैकेनिज्म करके दिखाएंगे तब वो होगा, अदरवाइज तो सीधा प्रोडक्ट बनाते हैं, बट मैं आपको बता दिया कि बीच में कार्बोकेटाइन बनेगा। चलिए आगे आ जाओ, कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां पर तो फायदा होगा, बिल्कुल होगा, अगर हमने इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया तो ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, बट यहां कोई फायदा नहीं हुआ। तो मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो गई, यहाँ पे बनी रहेगी। तो मतलब ये हो गया कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बी का, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बी का बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए से ज्यादा है। सिंपल। दूसरा, ऑल्सो कंपेयर डायपोल मूवमेंट। तो भैया यहां पर तो चार्ज बनेगा और यहां पे चार्ज नहीं बनेगा। सर चार्ज क्यों नहीं बनेगा? ऑब्वियसली ये भी sp2, ये भी sp2, तो पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट भी नहीं होगा, और यहां पे तो पूरा चार्ज डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जब ये चार्ज बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पर दोनों की एरोमेटिसिटी आ जाएगी, और जब चार्ज बनेगा तभी तो डायपोल मूवमेंट होगा, राइट। तो अगर डायपोल मूवमेंट होगा तो वैसे केस में मैं बोलूंगा कि भैया जो जो डायपोल मूवमेंट ऑफ, जो डायपोल मूवमेंट बी का है, जो डायपोल मूवमेंट किसका ए का है, वो ज्यादा होगा डायपोल मूवमेंट ऑफ बी से। का क्वेश्चन है, सर अगर इसमें एरोमेटिक की जगह एंटी एरोमेटिक होता तो क्या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी